नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका EMRS TGT रह गया उसके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट आपके TGT PGT में भी बाद में भी ऐसा नहीं कि काम आएंगे, उसमें भी, क्योंकि क्वेश्चन साहित्य वही है। मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ, कहीं के भी एग्जाम पेपर हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो सब भी अपना करो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। साहित्य वही है, तो क्वेश्चन तो जितने करोगे ना उतने अच्छे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि इन प्रैक्टिस पेपरों में क्या है, व्याकरण और साहित्य सब एक साथ है, तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें मिक्सअप की, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हामिद नामक पात्र प्रेमचंद की किस कहानी से संबंधित है? तो हामिद नामक पात्र प्रेमचंद की किस कहानी से संबंधित है? तो हामिद मतलब प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? ईदगाह है। और इसके पात्र कौन से हैं? हामिद और अमीना। ठीक है, हामिद पोता है और अमीना दादी है। इसकी अब फूस की रात के पात्र पूछे तो कौन सी है? फूस की रात में है झबरा कुत्ता, झबरा कुत्ता, एक झबरा कुत्ता है और एक हल्को है। ठीक है, ये दो पात्र हैं इसमें फूस की रात में। कफन में है घीसू माधव और बुधिया, जो उनकी बहू है लड़के की। निम्नलिखित में से कौन मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो महाकाव्य मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं आता। प्रगीत काव्य, पद और कविता, ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। मुक्तक काव्य वो होते हैं जो, जैसे ऐसे मान लो आपने कोई दोहा लिखा, तो उस दोहे का अर्थ, मतलब पूरा अर्थ उसका एक ही दोहे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो रचनाएं लेखकों ने की ना मुक्तक में, जैसे बिहारी जी की रचना है मुक्तक में लिखी हुई है, वो सारी मतलब दोहों में लिखी हुई, तो वो एक दोहे का अर्थ एक के अंदर ही है, ना कि उसको समझने के लिए दूसरे की सपोर्ट हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मुक्तक होते हैं। और महाकाव्य जो है, तो महाकाव्य में क्या है, कम से कम अगर पूछा जाए तो महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए? तो कम से कम 8 सर्ग महाकाव्य में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि महाकाव्य में एक पूरे नायक की, मतलब पूरे जीवन की गाथा होती है इसमें। और खंड काव्य में क्या होती है, किसी एक मतलब भाग की मतलब कथा होगी खंड काव्य में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तो किसे अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया? तो इसमें अभिनय के भेद कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है। तो आंगिक, वाचिक, आहार्य और कायिक। आंगिक हो गया, आहार्य, सात्विक अनुभाव। ठीक है, तो सात्विक अनुभाव इसमें नहीं दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? बी होगा, जो कि हमारा गलत है। ठीक है, और सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, कंप, बेवर्डे, आंसू, प्रलय। ठीक है, इस तरह से ये दे देते हैं ऑप्शन में, और जैसे सात्विक अनुभाव दे दिए, और उसी में क्या दे देंगे, जो स्थायी भाव है वो दे देते हैं। तो इन्हें देख लेना कि कौन से, मतलब आपस में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। निम्नलिखित में से किसे काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? काव्य गुण के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता? तो काव्य के गुण कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रसाद है, ओज है और माधुर्य है। तो कौन सा नहीं है? रस नहीं है। तो ऑप्शन इसमें सी होगा। निम्नलिखित में से किसे जासूसी उपन्यासों के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से जासूसी उपन्यासकार कौन है? तो जासूसी उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। और तिलस्मी ये उपन्यास किसने लिखे? चंद्रकांता ने लिखे थे। ठीक है, और गोपाल राम गहमरी के उपन्यास, एक तो पूछा गया है जासूस पर जासूसी, बेकसूर की फांसी, और एक इनका है अद्भुत लाश। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उपरयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये हमें काव्य पंक्ति बतानी है किसकी हैं। तो वियोगी कौन हो गए थे? तो वियोगी हो गए थे सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, वियोगी हो गए सुमित्रा नंदन पंत। इसी तरह से लाइनों को याद करना पड़ता है। ये पंक्ति जो आती हैं ऐसे याद होती ही नहीं, जब लो तुम इनकी कोई ट्रिक बना के याद नहीं करोगे। सुदामा चरित तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार हैं। तो सुदामा चरित और विचारमाला इनमें से किसकी रचना है? ये नरोत्तम दास की रचना है। और सुदामा चरित एक रचना किसकी है? सुदामा चरित है नंददास ने भी लिखी है। ठीक है, नंददास जो सुदामा चरित लिखी है। अगर ऑप्शन में नरोत्तम दास ना हो, नंददास हो, तो वो आसानी से, मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर दोनों हो तो अब कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो गलत ही होगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ने लिखी है।
निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि नहीं है? इसमें से एक देखो, ये अच्छे से देख लेना। भक्ति काल के कवि कौन है, रीति काल के कवि कौन है, आधुनिक काल में जैसे छायावाद के और द्विवेदी युग के और भारतेंदु युग के कवि कौन है। ठीक है, संत कौन से हैं, सूफी कौन से हैं, कृष्ण भक्ति काव्य में कौन से आते हैं, और एक वो और पूछे आते हैं आलोचक। ठीक है, कौन प्रगतिवादी आलोचक है, कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं, और कौन सौष्ठववादी आलोचक हैं। इस तरह से इनसे एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो इन्हें एक मतलब अपनी नोटबुक में अलग लाइन बना बना के ये लिख लो, फिर ट्रिक से उन्हें याद कर लो कि इतने एक दो बार भी अगर ऐसे भी याद नहीं होंगे, देखोगे तब भी ध्यान आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ ये तो भक्ति काल में आते हैं, ये संत में आते हैं, ये सूफी में आते हैं। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रही कि इसलिए इन्हें अच्छे से लिख लेना कौन किस में आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। किसके हैं? आदिकाल के कवि हैं जो विद्यापति हैं। दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? तो दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? तो ये ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, उदय शंकर भट्ट का है ये। आगे देखते हैं। उदय शंकर भट्ट का एक नाटक और पूछा जाता है इनका, वो शायद हाँ मत्स्य गंधा, वो मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा कि मत्स्य गंधा किसका नाटक है, तो ये उदय शंकर भट्ट का है। मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? तो मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? तो मिलिंद उपनाम है जगन्नाथ प्रसाद का। एक जगन्नाथ दास रत्नाकर है, उनका नहीं है, उनका जगन्नाथ का नाम है जगन्नाथ रत्नाकर उपनाम। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं रसवादी आलोचक हैं। और रामचंद्र शुक्ल कैसे आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल ये भी रसवादी आलोचक हैं। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ये सौष्ठववादी आलोचक हैं। ठीक है, प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी शिवदान सिंह चौहान। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो इसमें से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो वह उकाब हुलार। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समीक्षा के क्षेत्र में कब आए थे? तो ये आए थे 1930 से। इनकी रचनाएं जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, इन्हें देख लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब द्विवेदी जी ने एक कथन कहा है जो अपना मतलब जब ये आलोचना में आए थे तो इन्होंने आलोचना लिखते हुए कहा था कि सारे समाज की सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है। ठीक है, तो इनका कहना था कि सारे समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम क्या है? साहित्य है। कबीरदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने महत्व नहीं दिया है इतना, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को महत्व दिया है। इन्होंने कबीरदास भी एक आलोचना लिखी है कबीरदास जी की। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक हैं। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि है तो उसमें ये चिंतामणि के भाग 2 में संकलित है काव्य में अभिव्यंजनावाद। और चिंतामणि कितने भागों में? 4 भागों में है। पहले भाग का संपादन किया था रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरे का संपादन किया था विश्वनाथ ने, और तीसरे का संपादन किया था नामवर सिंह ने, और चौथे का संपादन किया था ओम प्रकाश थे और वो कुसुम चतुर्वेदी। ठीक है, जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार हैं। तो जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। और एक इनका है दीप जले शंख बजे बाजे पायल के घुंघरू माटी हो गई सोना। ये सब किसकी रचना है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो खेट कोतुकम किसकी रचना है? ये रहीम की रचना है। और ये कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ है ये। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है ये कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। इनकी रचनाएं और भी हैं, जैसे कि रहीम की रचनाएं खेत कोतुकम है, मदनाष्टक है, और एक रास पंचाध्यायी है, एक है इनकी बरवे नाई का भेद है, नगढ़ शोभा है। ठीक है, इन्हें देख लेना, सब पूछी आती हैं एग्जाम में।
रामचंद्रिका का रचना समय है, तो रामचंद्रिका का रचना समय क्या है, तो वो है 1601 ईस्वी। और रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं, 39 प्रकाश हैं रामचंद्रिका में जो हैं, ये भी पूछे गए हैं। ठीक है। और केशवदास किसके दरबारी कवि थे, केशवदास की रचना है ना रामचंद्रिका, तो किसके दरबारी कवि थे, ये इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। और रीतिकाल में नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल में रखा, वैसे रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है। भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग्य रचना है, तो भूत के पांव पीछे किसकी रचना है, ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। हरिशंकर परसाई जी के निबंध प्रत्येक के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे आते हैं, तो इन्हें आप क्या करोगे, निबंध है बहुत सारे, और ये कैसे निबंधकार है, अगर आ जाए तो ये व्यंग्य निबंधकार है हरिशंकर परसाई जो हैं। तो इनके निबंधों को आप एक पेपर पे लिख के और कहीं ऐसे मतलब लगा लो कि जिससे कि सुबह शाम या कहीं जाते आते दिन में 2-4 बार आप देख लो। एक ये और एक इनके विद्यानिवास मिश्र के निबंध बहुत पूछे आते हैं एग्जाम में, निबंध हैं इनके बहुत बहुत सारे, अब वो याद भी नहीं होते, ट्रिक बनाओ तब भी आसानी से नहीं याद होती। ठीक है। इनके याद करने का तरीका सिर्फ यही है, आप लिख के कहीं लगा लो और बहुत बार उसे चलते फिरते देख लो। आगे देखते हैं, तुलसीदास चंदन से किसका निबंध है, तो ये भी किसका, हरिशंकर परसाई जी का है। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है, तो चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। और किसका है, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और यूरोप यात्रा से संबंधित है। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणाओं को किस साहित्यकार ने साकारा है, तो अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकारा है, तो वो है डॉक्टर जैनेन्द्र। अब इन्होंने इतना बड़ा दे दिया, अब सिर्फ यही पूछ लेते कि अकाल पुरुष गांधी की जीवनी किसने लिखी, तो जैनेन्द्र ने लिखी है। ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, तो हृदय हारनी है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और हृदय हारनी किसका उपन्यास है, ये है किशोरीलाल गोस्वामी जी का, और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, तो जो चंद्रकांता है इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से किसने माना है, ये माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है, परीक्षा गुरु को, परीक्षा गुरु को। ठीक है। अगर वैसे भी आ जाए, किसी का अनुसार ना आ जाए, तो ऑप्शन में परीक्षा गुरु ही टिक करेंगे। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का। और में है एक और पूछा गया था, दो रानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना, तो वो गोपाल राय ने माना है। चतुरी चमार उपन्यास है, तो चतुरी चमार किसका उपन्यास है, तो ये है निराला का। इनके हैं चतुरी चमार है, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सब किसके उपन्यास हैं, ये है निराला जी के उपन्यास। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है, तो भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा है, इसमें मैयादास की माड़ी, ऑप्शन 1 होगा। देहाती दुनिया शिवपूजन साय का है, और ये देहाती दुनिया शिवपूजन साय का है। और सती मैया का चौराहा है, ये भैरव प्रसाद का, भैरव प्रसाद का। ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है। धरती धन्ना अपना, ये जगदीश चंद्र का है, जगदीश चंद्र का। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। और किसकी कहानी है, इंदुमती की, इंदुमती, सॉरी बंग महिला, बंग महिला। ठीक है। दुलाई वाली किसकी रचना है, ये किस बंग महिला का है। इनका वास्तविक नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष था। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है, तो प्रसाद के जो गुंडा कहानी है इसमें किस युग का चित्रण है, तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। और ये किस में संकलित है, जो गुंडा कहानी है ये इंद्रजाल में संकलित है, इंद्रजाल में। ठीक है। इसे पूछते रचना ही एग्जाम में ज़्यादातर वो पूछी जाती है जिन रचनाओं में कुछ समाज के लिए कुछ करा है, किसने प्रेरणा दी है, किसी भी रचना को साहित्य अकादमी या कोई सा भी पुरस्कार मिला है, वही रचना किसी उपदेशों को मानकर ही एग्जाम में पूछी जाती है। इतनी मतलब रचनाएं हैं, सभी नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है।
हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन में कंफ्यूजन के लिए लक्ष्मी नारायण लाल भी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी है। ठीक है, याद कर लो, आगे का पीछे का भूल जाओ तो गड़बड़ है। तो इसमें है मिश्र जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। समस्या नाटकों का प्रवर्तन किसने किया? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। और ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं, एक तो इनका है मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली और नारद की बेड़ा और सन्यासी। ये इनके पूछे गए वे है नाटक। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह किसका है? तो ये है रामकुमार वर्मा है। और आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा है। और यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? वह हैं उपेंद्र नाथ अश्क। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? इसमें से मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं तीनों। तांबे के कीड़े किसका नाटक है? तो ये भुवनेश्वर का नाटक है। किसका है? भुवनेश्वर का नाटक है। और तो ये जो भुवनेश्वर हैं, इन्होंने अगर पूछा जाए तो मतलब असंगत नाटकों का किसने शुरुआत करी थी? भुवनेश्वर से होती है असंगत नाटकों की शुरुआत। कोक सागर किसकी रचना है? तो कोक सागर किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। कोक सागर, इश्क लता, वियोग बेली, सब किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। और घनानंद अगर पूछे तो रीतिमुक्त काव्य धारा में आते हैं रीतिकाल के। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो की प्रेमिका की जो ये किसकी प्रेमिका है? सुजान जिनका नाम था, तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। और सुभान बोधा की प्रेयसी थी। किसकी थी? बोधा की। घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो वो है रीति मुक्त धारा के। रीति मुक्त धारा में आते हैं बोधा, आलम, ठाकुर, दुष्देव और घनानंद। ठीक है, रीतिबद्ध में कौन आते हैं? केशव आते हैं और मतीराम भूषण, ये सब रीतिबद्ध में आते हैं। और रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी, पजनेस, ये रीति सिद्ध में आते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर द्वारा अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है। जसवंत सिंह, ठीक है, पूछा गया जसवंत सिंह। काव्य अलंकार भामा की रचना है काव्य अलंकार। ये मीराबाई की रचना नहीं है। इनमें से मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? तो प्रेम वाटिका किसकी? ऑप्शन ए ही सही होगा। रस खान की रचना है। ये रस खान की रचना है। प्रेम वाटिका जो किसकी रचना है? रस खान की रचना। रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई की रचना है। और मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। वात्सल्य रस का कोना कोना झाँका है सूरदास, क्योंकि वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट, वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट किसने कहा है? इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और ये भी किसने कहा है कि ये भी जो इनके बारे में कहा है कि मतलब वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाएं, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूरदास जी के बारे में। ठीक है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा डी सही, कृष्णदास पहेरी ने। और ये कहाँ है? ये राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में है। ठीक है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संधा भाषा कहा जाता है। और कबीर की उलटवासियों में कौन सी भाषा है? तो कबीर की उलटवासियों की भाषा कौन सी है? संधा भाषा है वो भी। ठीक है। 12 बरस लो कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, 12 से 18 छतरी जीवे आगे जीवे जीवन को धिक्कार, किस कवि की रचना है? तो ये पंक्तियाँ बतानी है किस कवि की रचना, किस पंक्ति हैं। तो ये आला से ली गई है। आला खंड जो है, ठीक है, आला खंड परमाला सो।
परमाल रासो, ठीक है। और किसकी रचना है? ये जगनिक की रचना है, जगनिक की रचना है परमाल लासो। और इसमें जो वर्णन दे रखा, किसका दे रखा? आला और उदल, दो वीर सरदारों का इसमें वर्णन दे रखा है युद्धों का, ठीक है। और ये बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वीर गाथा कालीन रासो काव्य को निम्नलिखित में से किस वर्णन का विषय नहीं है? तो वीर गाथा कालीन जो रासो काव्य लिखे गए उसमें से किसका विषय का वर्णन इसमें नहीं है? तो वो आश्रयदाताओं का अति रंजनपूर्ण वर्णन है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है, ये सही है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन तो या तो विद्यापति ने सबसे ज़्यादा किया है, सूरदास ने किया है, ठीक है। वीर गाथा इसमें तो केवल आश्रयदाताओं की प्रशंसा ही होती रही है। और वो जाके पहले तो आदिकाल में हुई, भक्ति काल में थोड़ा सा सुधार हुआ, फिर रीतिकाल में फिर वहीं चली गई, ठीक है। रीतिकाल में भी यही सब चीज़ें देखने को मिली कि जितने रीतिकाल के लेखक थे, दरबारी कवि थे, सब वो राजाओं का वर्णन करते थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली? तो बंगेली हिंदी जो है हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है, और खड़ी बोली। राजस्थानी मेवाती, मारवी, मेवाती, मारवी, मेवाती, मारवी, मारवाड़ी, ठीक है। बिहारी की है मागधी, मगही, भोजपुरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343A के अनुसार है, ठीक है। और भाग कितने में है? ये भाग 17 में है। और इसमें वो पूछे जाते हैं 14 सितंबर 1949 को संविधान राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक है। और एक है इसमें वो जो पूछा जाता है, आगे देखते हैं, मैं भूल नहीं हूँ अभी, आगे जो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे राजभाषा से संबंधित, थोड़ा उसमें विस्तार से। इसमें हाँ, अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद पूछे जाते हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये राजभाषा से संबंधित है सारे अनुच्छेद है। और 351 में क्या? राजभाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद है। लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। मगही किस राज्य की बोली है? तो मगही किस राज्य की बोली है? बिहारी की। मगही मैथिली और भोजपुरी बिहारी की बोली हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो वो है जयपुरी। अवधी, बंगाली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी क्षेत्र की बोली हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। और सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि, सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि, ठीक है, कौन है? जायसी हैं। और इनकी कवि भाषा कौन सी इन्होंने अपनाई? अवधी, ठीक है। अवधी की सूफी जो रचनाएं हुई ज़्यादातर सब अवधी की रचनाएं हैं, ठीक है। सूफी काव्य की अगर भाषा पूछी जाए तो अवधी भाषा है। जायसी की रचना देख लेना, सारी पूछी आती है एग्जाम में, जैसे कहरनामा, मसलनामा, कानावत, ठीक है, ये सभी रचनाएं इनकी, अखरावट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो वो है पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली कौन सी है? इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, ठीक है। जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ये सब में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। जैसे झांसी भी दे देते हैं ऑप्शन में, झांसी, जालौन भी दे देते हैं बहुत बार, कि इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, ठीक है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा ब्रजभाषा बोली जाती है। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है? खड़ी बोली जो मुख्य है वो है मुरादाबाद और मेरठ के आसपास बोली जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो ऑप्शन इसमें हमारा डी होगा, शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो वो है हमारी
ऑप्शन ए पश्मीनदी। और बांगरू किसका दूसरा नाम है? हरियाणवी का। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। हड़ौती बोली है, तो हड़ौती बोली कहाँ की है? ये है मतलब हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? बोली जाती है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है हड़ौती बोली। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही मैथिली और भोजपुरी बिहारी की उपबोली हैं ये। बोली एक बार याद कर लोगे सभी एग्जामों के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार अच्छे से देख लेना पूरा चार्ट बना के। उपबोली जैसे पाँच तो उपभाषाएं हैं, ठीक है, और बोलियां कितनी है? 18 बोलियां। अंतर्वेदी का संबंध है, तो अंतर्वेदी ब्रजभाषा और अवधी बैसवाड़ी, ठीक है, ये पूछे आते हैं। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है, तो मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, और क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निवारण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपानता, सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और मधु कलशाला का समय क्या है? 1935 ईस्वी, ठीक है, इन्हें अच्छे से देख लेना। मधुशाला को कभी अगर या तो नेट पे डाल के या यूट्यूब पे डाल के इनकी पंक्तियाँ सुनना, बहुत अच्छी पंक्तियाँ और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। वो पहले किस नाम से था? ब्रजंगना विलाप नाम से अगर पूछे तो। और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसका समय पूछा जाए 1914 की रचना है ये, ठीक है। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो जीवनी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा मेरी पत्नी और भेड़िया, ठीक है। ये आत्मकथा है, किसकी है? धर्मवीर की आत्मकथा है। धर्मवीर जो दलित लेखक हैं, ठीक है, उनकी आत्मकथा है। एक धर्मवीर और दूसरे हैं, उनकी नहीं है। और ये क्या है? ये जीवनी है तीनों। कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, ये प्रेमचंद की जीवनी है। तीनों किसकी है? प्रेमचंद की जीवनी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने रामचरित के किस मतलब कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो वो है उत्तर कांड में। कलयुग का वर्णन कवितावली में भी मिलता है। अगर पूछे कौन सी रचना में और मिलता है? कवितावली में भी मिलता है, ठीक है। और कवितावली किस मतलब पूछे कवितावली की शैली क्या है? कवित सवैया शैली है कवितावली की, कवित सवैया शैली में। और रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। और 1631 की रचना है। किसकी? 1631 की रचना है। विक्रम संवत में है 1631 विक्रम संवत। अगर तुम्हें ईस्वी करना है तो 57 इसमें से माइनस कर लो। अगर संवत में आपको पता है तो आप इसमें ईस्वी निकाल सकते हैं। समय इसका पूछ लेते हैं। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे लिखने में। कांड कितने हैं? 7 है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, लंका, सुंदर, ठीक है। सुंदर, लंका और उत्तरा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें भी है यानी ऐसे लिखा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो आकर्मक क्रिया किस में है? इसमें कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 2। साकर्मक, आकर्मक। तो इसमें कौन सी क्रिया है? आकर्मक। पानी बरस रहा है। अब इसमें एक तो आता है आपका जैसे हंसना आ जाए कहीं, हंसना, रोना, सोना, ये ना सब आकर्मक क्रिया में आते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो इसमें श्रुति लिपि जो इसमें कौन सा सही है? श्रुति लिपि जो अंडरलाइन करा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा हमारा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? शैशव। शैशव कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। आगे देखते हैं।
लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, तो लक्ष्य भ्रष्ट में समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। और कौन सा? तत्पुरुष समास में भी आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष अलगाव के भाव में, अलग होने के, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करा जाए, या फिर तुलना के भाव में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें लड़कपन भाववाचक है, कठोरता घबराहट भाववाचक है, उचित क्या है? विशेषण है। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाए तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा, तो इसमें कौन सा समास है? तुलसी तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है? तत्पुरुष समास में अगर पूछ लेते हैं, क्या परिभाषा भी पूछने लगे, तो जिसका मतलब उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? ठीक है, तो वो तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होते हैं, उपमेय उपमान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास संख्यावाची होता है, मतलब पहला पद संख्यावाची होगा द्विगु समास में। यथोचित का सही संधि विच्छेद है, तो यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी सही, यथोधन उचित। और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। महाऋषि का सही संधि विच्छेद है, तो महाऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वो है ऑप्शन महाधन ऋषि, महान है जो ऋषि। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी गुण संधि है। अनुलोम शब्द का विलोम है, अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम होगा। जेते तुम तारे तेती नभ में न तारे, इस बात काव्य पंक्ति में दी गई विकल्प में से अलंकार बताना। तो इसमें कौन सा अलंकार है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे? तो इसमें मतलब एक तरह से ना इसमें अलंकार तो है यमक अलंकार। और जैसे तुमने तारे, एक तरफ तो इसमें क्या करें, जैसे गंगा जी के बारे में कहा जा रहा है कि गंगा जी ने जितने पाप विनाशनी मतलब लोगों को उतारा है, उतना गगन में तारे नहीं है। ठीक है, इस तरह से। इस पुस्तक को देखो, ये किसकी उपयोगी है? मैं सॉरी दोस्तों, कितनी उपयोगी है? इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार का है, तो इस बताना कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह और वह, ये दोनों कैसे सर्वनाम होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन हमारा डी सही होगा, द्रगंबु। ये द्रगंबु किसका? आंसू का पर्यायवाची है, आंसू का। ठीक है, आगे आ जाए तो किसका पर्यायवाची है? आंसू का। और आँख के पर्यायवाची हैं अक्षी है, नयन है, द्रग है, नेत्र है, चक्षु है, लोचन है। ठीक है, ये आँख के पर्यायवाची हैं। कारवा किसका एकांकी संग्रह है? तो कारवा किसका एकांकी संग्रह है? ये भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह है कारवा। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें हम सारा कौन सा सही होगा? आँख का पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन होगा अतुल। अतुल का मतलब होता है अद्वितीय। ये ठीक है। आँख के पर्यायवाची हैं अम्बक है, नयन है, दृष्टि, नेत्र, लोचन, विलोचन। ठीक है, चख, चश्म, ये सब किसके आँख के पर्यायवाची है। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन 73 का हमारा सही होगा। अंतिम स्वर के बाद यह लगाया जाता है, ये भी नहीं है। अंतिम स्वर के हटाकर या लगा, ये भी नहीं सही। ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग है। ये ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था तब सही होता। ठीक है, आधारा बनता।
हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य है नहीं। ये दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं। ये पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में छंद है 14 मात्राओं पर यति हुई है इसमें। और कुल कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राओं वाला छंद है। तो अगर 28 मात्राओं वाला छंद पूछें तो इसमें तो दे रखा कि 14 मात्राएं, क्योंकि एक उसमें 14 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 मात्राएं हैं एकक उसमें। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इसमें कितनी हो गई? 28 मात्राएं। तो ये हरिगीति का छंद है वैसे तो। कक्ष का अर्थ है, तो कक्ष का अर्थ क्या है? तो इसमें कक्ष का अर्थ होगा हमारा, कक्ष का ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा होगा? डी सही होगा, कमरा और काक। कक्ष का। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 11। 13 और 11। 13 और 11, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है? सोरठा। सोरठा, सोरठा, ठीक है। उसमें 11 13 होंगी सोरठे में जो लिखी होंगी ना, 11 13। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा भाववाचक उदाहरण है? तो जहाँ नहीं हो, पूरे मत पढ़ो, नहीं, उससे नहीं चला जाता, उससे नहीं किया जाता, उससे उठा नहीं जाता, ये क्या है? सब भाववाचक में आते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, नेत्री। संचारी भावों की कुल संख्या है, तो संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। और भरत मुनि ने मतलब पूरे क्या कहना चाहिए, भावों की संख्या कितनी मानी है उसमें? तो भाव इन्होंने मांगने हैं 49। 49 में 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक हैं, सात्विक हैं, और 8 इनके स्थायी भाव है, 8 स्थायी भाव। इस तरह से इन्होंने 49 कितने माने? 49 भावों की संख्या मानी है। सलमा घर जाती है वाक्य है, तो सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है? तो ये सरल वाक्य है, ठीक है, सीधा वाक्य है, इसमें कोई वो नहीं। और रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में तो जो जैसे से मतलब जुड़ जाएंगे, लेकिन जो संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, और ये शब्द आते हैं। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, तो वह काम नहीं करता। तो इसमें अव्यय पद कौन सा? अव्यय कौन से होते हैं जिनमें हम बदलाव नहीं कर सकते? अव्यय की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए कि अव्यय कौन से होते हैं, क्योंकि इन्हें कि हम जिसमें कुछ बदलाव नहीं, इसकी परिभाषा इस तरह से पूछते थे कि जिसमें रूप, लिंग, वचन या पुरुष के कारण कोई मतलब विकार उत्पन्न ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा तो ये है। और इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है अगम। तद्भव है। अगम का तद्भव क्या होगा? अगम्य। अगम्य, ये इसका तत्सम है। इनमें से कृदंत है, तो इसमें से कृदंत कौन सा है? कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया के अंत में लगते हैं। तो लड़ना, ये है लड़ाई, तो लड़ाई का अगर वर्ड निकालेंगे तो लड़ना, तो ये क्रिया है, लड़ाई। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृत और तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय कितने किस में लगते हैं? संज्ञा और विशेषण में लगते हैं। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? मैं खा रहा था, इसमें कौन सा काल है? काल कितने होते हैं अपने? 3 होते हैं। कितने काल होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें कौन सा अपूर्ण भूत काल है? कौन सा अपूर्ण भूत काल है? ऑप्शन हमारा इसमें वैसे भी सही होगा, लेकिन इसमें काल के हिसाब से जैसे पूछे आए कितने होते हैं? 3 होते हैं हिंदी में। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और भविष्य काल के 3 भेद हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं इसमें। जैसे देखिए, 1-2 बार इन्हें अच्छे से देख लोगे, समझ में आ जाएगा ये। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? कनक माने धतूरा भी है, ठीक है। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने गेहूं भी होता है। तो इसमें मक्का है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी है, मतलब बी है इसमें, ठीक है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। तो इसमें सारंग का अर्थ किसका नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, जो सारंग का अर्थ नहीं है। पपिया, कामदेव, राजहंस, ये सारंग के हैं। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति, इसका अर्थ क्या है, तो इसमें हमारा अर्थ कौन सा होगा, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तेरी बरछीने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा अलंकार कौन सा है, तेरी बरछीने, बरछीने एक तो ये हो गया, एक बरछीने ये हो गया, ठीक है, 2 बार आया है, तो कौन सा है, और अर्थ दोनों के अलग अलग है, तो इसमें यमक अलंकार है। बड़, कोई भी शब्द 2 बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वो यमक अलंकार होता है। अनुकरण में उपसर्ग है, तो अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है, अनुपसर्ग है। अनुकरण में उपसर्ग की पहचान मैंने आपको बताई थी कि पीछे का वर्ड जो अगर उपसर्ग है तो उसमें कोई शब्द ऐसे निकलना चाहिए जिसका सार्थक अर्थ हो, मतलब सार्थक अर्थ हो एक थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही प्रत्यय में भी जो प्रत्यय लगा के मतलब शब्द की क्या शब्द को मतलब बढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें एक शब्द भी तो कोई निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो पहचानने का तरीका था यही था, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग। अरे अगर पूछे इसकी परिभाषा पूछ लेते कि शब्द के मतलब आरंभ में लगने वाले को क्या कहते हैं, जो शब्द के आरंभ में लगकर शब्द की परिभाषा बदल दे, अर्थ बदल दे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में बदलकर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय बोलते हैं। क्योंकि अब वैसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इनसे भी मतलब इनकी परिभाषा भी पूछना चाहते हैं एग्जाम में कि ये क्या है। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो वो है ता वर्ग में। इचू यशा नाम तालू, मैंने आपको बताया था एक, इसीलिए मैंने जो एक बड़माला की पूरी वीडियो बना के डाली है, उसे एक बार ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने ये चीज़ें समझाने की कोशिश की कि ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन एग्जाम में एक दो आते ज़रूर हैं, और इन्हें ख़राब नहीं करना बिल्कुल भी। ई चा छा जा या का उच्चारण किससे होता है, तो ये भी तालु से होता है। इचू ऐसा नाम तालु, ठीक है। आज के अपने ये क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अब आगे अपना अगले क्वेश्चन करेंगे, कुछ अपना जो देखती हूँ क्या है आगे के लिए, ठीक है, जो आपके लिए सही होगा। बस ये है, देखो मैं अब बार बार यही कह रही हूँ, जैसे तार सप्तक की कवि देख लेना, अष्टछाप की कवि देख लेना, और जो दर्शन है उन्हें अच्छे से देख लेना। आदिकाल का नामकरण, रीतिकाल का नामकरण, और जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं वो, और व्याकरण अपनी ल्यूसेंट से देख लेना, तब भी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।